सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमारा चैप्टर 6 चल रहा है। चैप्टर 6 की क्रॉप फर्स्ट है, लेक्चर नंबर 3 रहेगा। हमारी क्रॉप है वीट। कौन सी क्रॉप है अभी? वीट क्रॉप। वीट क्रॉप। अभी तक हमने वीट क्रॉप से रिलेटेड डिस्कस किया है। क्लासिफिकेशन में बॉटनिकल नेम, ओरिजिन प्लेस, 2-1, क्रोमोसोम नंबर जिसको बोलेंगे हम, और इसके बाद में डिस्कस किया था न्यूट्रिएंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अकॉर्डिंग टू एरिया एंड प्रोडक्शन, सोइल, क्लाइमेट, सीड रेट, वेराइटीज, सीड ट्रीटमेंट एंड सोइंग टाइम एंड मेथड तक हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट अपना इरिगेशन का। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना? इरिगेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल स्टेज। इरिगेशन, क्योंकि मैंने बोला अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल, इसमें क्रिटिकल स्टेज आती है इरिगेशन में। फर्स्ट इरिगेशन, डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कहते किसे हैं? लास्ट ईयर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, अभी एक बार और बताता हूँ। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर इज नोन एज इरिगेशन। जो अपने फील्ड के अंदर कोई भी स्थान पर आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, जो कृत्रिम रूप से जल देते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? अपने इरिगेशन बोलेंगे। अब आपको पता है भी, रेन भी होती है, वर्षा भी होती है, तो वो क्या है? नेचुरल है, वो उसको अपने इरिगेशन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। बट आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, जैसे अपने नहर के द्वारा, कुओं के द्वारा जो पानी दे रहे हैं, जैसे मेथड आते हैं इरिगेशन के, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड हो गया, ड्रिप इरिगेशन मेथड हो गया, फेरो इरिगेशन मेथड हो गया, वो किस में है? वो इरिगेशन में है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना इरिगेशन। इरिगेशन, आपको इरिगेशन में दो बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट वाटर रिक्वायरमेंट एंड सेकंड क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज का जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रत्येक क्रॉप में क्रिटिकल स्टेज होती है, अभी उस क्रिटिकल स्टेज पर अपने को इरिगेशन देना जरूरी होता है। तो वाटर रिक्वायरमेंट फर्स्ट। लास्ट ईयर अगर आपको याद है तो मैंने इरिगेशन के चैप्टर में वाटर रिक्वायरमेंट आपको रिटर्न करवाया था, डेफिनेशन करवाई थी। वाटर रिक्वायरमेंट है क्या? वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, ट्रांसपिरेशन प्लस इवेपोरेशन प्लस WP एंड एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए जो होते हैं, उन टोटल को मिला करके क्या बनता है? वाटर रिक्वायरमेंट बनता है। तो टोटल जो कुल जल की कितनी आवश्यकता होती है वीट क्रॉप को, वो यहाँ पर बात करेंगे अपने। प्रत्येक फसल के लिए कितनी वाटर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर है 452 650 mm। ये किस में रहेगा? mm में रहेगा। अभी 452 650 mm प्रत्येक क्रॉप के लिए है। इसी को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में सेंटीमीटर में पूछ लेता है, न कि mm में। तो सेंटीमीटर में आपको क्या करना है? हमेशा कितनी दिया हो, जैसे कि मैं बात करूं शुगर केन की, शुगर केन, गन्ना सभी जानते हो भी। शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट होती है 1500 से लेकर के 2500 mm। ठीक है, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करूँगा? इनको हटाओ, 150 250 सेंटीमीटर। हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है ये, सबसे ज़्यादा पानी चाहने वाली शुगर केन। अब आप सोचो सर राइस भी है, अरे राइस है, लेकिन ये क्रॉप है शुगर केन, वो बाइनियल क्रॉप है, और जो राइस है वो एनुअल क्रॉप है, एक वार्षिक है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसको कन्वर्ट करूँगा मैं। आपको क्या करना है? ये 0 आपको हटाना है, 45 to 65 सेंटीमीटर। आगे समझ में? ये क्या हो गया अपना वाटर रिक्वायरमेंट। तो क्या पढ़ोगे भी? द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वीट क्रॉप इज 450 to 650 mm। द इरिगेशन रिकमेंडेशन ऑफ वीट क्रॉप, द इरिगेशन रिकमेंडेशन ऑफ वीट क्रॉप 4 to 6
मोस्टली 6 ही आएगी, ध्यान रखना। जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 4 to 6 इरिगेशन, बट मोस्टली इरिगेशन डन अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल स्टेज, अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज। तो ये 6 क्रिटिकल स्टेज है और मोस्टली अपने किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं यहाँ पर? क्रिटिकल स्टेज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ध्यान से सुन लेना भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्रिटिकल स्टेज है कौन कौन सी और किस टाइम आएगी, इसकी स्टेज क्या रहेगी? ये अपने पास वीट का पौधा है, ठीक है, मैंने इसको डेवलप कर दिया एकदम, ठीक है। ये सोइल की लेयर है, इस लेयर में मैं क्या करूँगा कि वीट का सीड डालूंगा, डाला यहाँ पर। मान लो मर्दा के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बीज डाला। एक ही पौधे की बात करें एक बार, फिर बाद में हो जाएगी, लेकिन एक पौधे की बात करिए, लेकर चलते हैं। यहाँ से क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर रूट बनी। पता है आपको प्लांट में क्या बनती है? अभी रूट बनती है, और इन रूट को बोला जाता है CRI, क्राउन रूट इंटेंशन। क्राउन रूट इंटेंशन हिंदी में बोलते हैं इसको चंदेरी जड़ें निकलते समय। जैसे गेहूं के का बीज डालोगे, बीज जैसे ही डालोगे तो वहाँ पर वो बीज ग्रो होगा, तो सबसे पहले रूट बनेगी, जिस रूट को क्या बोलेंगे? CRI। वो रूट बनते इस प्रकार से यहाँ से लीफ निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या निकलनी स्टार्ट हो जाएगी? लीफ हो जाती है ना। तो सबसे पहले ये आती है क्राउन रूट इंटेंशन। अरे नॉर्मल भाषा में बोले, इंग्लिश मीडियम में हो लेकिन आपने ये भी जरूरी है, नॉर्मल भाषा में बोले आपा जो खेत में काम करे बंदे रो है कोर दाबनी वही स्टेज है CRI, जो कि 20 से लेके 25 दिन के बाद में आवे। DAS डे आफ्टर सोइंग बताऊंगा मैं डिटेल में था ना, लेकिन नॉर्मल भाषा में कोर दाबनी बोला नहीं, बाई स्टेज है। अब थे समझ गया कहूँ जी, आगे समझ में कोर दाबी करा नहीं बोले गेहूँ की कोर दाबन लाग रही हूँ यार, क्या मैं वह बात है। तो ये कौन सी होगी? फर्स्ट स्टेज होगी अपनी, आई समझ में। यहाँ से फिर क्या होगा, जैसे ही पौधा ग्रो करेगा तो यहाँ से टिल्लर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे? इस प्रकार से टिल्लर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेकंड स्टेज कौन सी आ गई? टिलरिंग स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी है? टिलरिंग स्टेज। ये अभी सेकंड स्टेज आया समझ। फर्स्ट कौन सी है? CRI। सेकंड कौन सी है? टिलरिंग। आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर जैसे ही पौधा ग्रो करेगा, इस प्रकार से पौधा ग्रो करेगा, टिल्लर पूर्ण रूप से निकल चुके हैं, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। टिल्लर निकलेगा, टिल्लर निकलने के बाद में जैसे आपने सुगरकेन देखा है, गन्ना देखा है, गन्ने में क्या होता है कि पेयर्स होते हैं, इस प्रकार से जोड़े होते हैं, और मान लो ये है सुगरकेन, और यहाँ पर ये जॉइंट बनाएगा, यहाँ पर ये जॉइंट बनाएगा, इस प्रकार से फिर वो नेक्स्ट के अंदर जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा? जॉइंट बनाएगा। उसी प्रकार से वीट की फसल में भी क्या बनते हैं? जॉइंट बनते हैं। देखा है क्या कभी? देखना ध्यान से इस बार, जब आगे जैसे क्रॉप ग्रो करो ना तब देखना आप। ये इनको नाम दे दिया जॉइंटिंग स्टेज। क्या नाम दे दिया भाई? जॉइंटिंग स्टेज। जॉइंटिंग स्टेज। थर्ड स्टेज आ गई। कौन सी स्टेज आ गई है? थर्ड, जॉइंटिंग स्टेज नाम दे दिया इसको। अब जॉइंट बन गए भी, जॉइंट बनने के बाद में क्या होगा? देखो फिर निकलेगा ये टिल्लर है, और इन टिल्लर की जगह पर क्या निकलेंगे भाई? जहाँ पर बालियाँ बनती है, ईयर बनेगी। ईयर बाली बोला नॉर्मल भाषा बोला नहीं आप, क्या गेहूं की बालियाँ, ईयर निकलेगी। वहाँ से क्या होगा? फ्लोरिंग निकलने स्टार्ट हो जाएगी। क्या निकलेंगे? फ्लोअर। तो फोर्थ नंबर स्टेज कौन सी आ गई? फ्लोरिंग स्टेज। ये स्टेज नंबर 4 है भाई। आया समझ में? आगे गुरु जी, फ्लोरिंग बनने के बाद में यहाँ पर देखो ये फूल निकल गए। फूल निकलने के बाद में क्या होगा अभी? आपको पता है बाली बनती है ना बाली। ये लो मैंने बाली बना दी एक बार, ईयर बन गई है। जी हाँ, ईयर बोला पावन इंग्लिश में क्या बोला? ईयर। बाली बनेगी। इसमें क्या बनेंगे? दाने बनेंगे भी, ग्रेन्स बनेंगे। ये ग्रेन्स क्या है? जब अपनी एपरिपक्व स्टेज पर होते हैं, कच्ची अवस्था में जब होते हैं, तो इनमें
मिल्क जैसा लैक्टस निकलता है, पदार्थ निकलता है, मिल्क सा निकलता है ना, इस प्रकार से आप उनको देखोगे तो मिल्क निकलेगा। उस स्टेज को नाम दे दिया इसने मिल्किंग स्टेज। क्या नाम दे दिया? मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग स्टेज। ये और ये स्टेज नंबर कितनी होगी भी? 5। स्टेज नंबर कितनी होगी? 5। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखें? नेक्स्ट देखो स्टेज, वो फिर क्या होंगे? ये दाने पक जाएंगे भी। क्या हो जाएंगे? पक जाएंगे। उस स्टेज को नाम दिया इसने डब स्टेज। स्टेज, ये स्टेज नंबर कितनी होगी? 6। अब बताओ समझ में आया नहीं? इस डायग्राम को बना लेना और दिमाग में आपको क्या रखना है? आपको दिमाग में ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज है वो किस लेवल पे आ रही है, क्योंकि अपने ये भी पढ़ेंगे कि ये कितने दिन बाद में आती है। जैसे मैं बोलूँ सियारा स्टेज 20 to 25 DAS, डे आफ्टर सोविंग। आया समझ में? टिलरिंग स्टेज 40 to 45 DAS, डे आफ्टर सोविंग। इस प्रकार से ये आएगा। तो ये स्टेज अगर ऊपर नीचे होगी ना तो फिर ये आप भूल जाओगे। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर सब्जेक्टिव टाइप 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पता होना चाहिए आपको कौन सी स्टेज कितने दिन बाद में आ रही है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो कि कौन सी स्टेज कितने नंबर पर है। फर्स्ट स्टेज है ग्रेन है, डालेंगे जर्मिनेशन होगा तो CRI स्टेज बनेगी। कौन सी स्टेज बनेगी? CRI स्टेज बनेगी। फिर निकलेंगे टिलर, जिसको बोलते हैं टिलरिंग स्टेज, ये है अभी सेकंड क्रॉप। थर्ड है, फिर क्या होगा थर्ड स्टेज के अंदर? फिर निकलेंगे फूल, जिसको बोलते हैं इसको फ्लोरिंग स्टेज। ये स्टेज नंबर, सॉरी उससे पहले क्या बनेंगे भी? जॉइंट बनेंगे, तो उसको क्या नाम दिया इसने? जॉइंटिंग स्टेज। थर्ड नंबर। 4 नंबर पर होगी फ्लोर स्टेज होगी। इसके बाद में 5 मिल्किंग स्टेज 5 नंबर, और 6 नंबर पर क्या हो गया? नर्व स्टेज हो गया अभी। ये 6 स्टेज है अभी इरिगेशन की। ये 6 स्टेज है इरिगेशन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखना, आप एक काम करना, इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेना। इस प्रकार से आप डायग्राम बना लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेज है वो कितने दिन के बाद में आएगी और कैसे आ रही है, क्योंकि ये दिमाग में होना जरूरी है, अपने पता होना भी। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये बना लेना आप, क्योंकि यहां से अपने फिर भूलेंगे नहीं भी। अगर स्टेज इनको ऊपर नीचे आपने कर दिया फिर गलत हो जाएगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेज कौन सी करवाई थी मैंने? CRI स्टेज। CRI स्टेज, क्राउन रूट इंटेंशन, कितने दिन बाद में आती है? मोस्टली अगर पूछ ले तो 21 DAS। 21 DAS इसका मतलब है डे आफ्टर सोविंग। डे आफ्टर सोविंग। रेंज के अकॉर्डिंग अगर याद रखना है आपको तो 22 to 25 DAS, डे आफ्टर सोविंग। आया समझ में? सेकेंड स्टेज देखो कौन सी है? सेकेंड स्टेज है जी टिलरिंग। कौन सी स्टेज है? टिलरिंग। टिलरिंग स्टेज में आपको क्या करना है? ये 20 है, इसमें 20 और ऐड करना है, प्लस करना है आपको। आया समझ में? 20 में 20 करोगे कितने हो गए अभी? 40 to 45 DAS, डे आफ्टर सोविंग। ठीक है जी, समझ में आ गया? थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? स्टेज कौन सी होगी अपनी? थर्ड होगी भी जॉइंटिंग स्टेज। जॉइंटिंग स्टेज। जॉइंटिंग स्टेज में फिर आपको 20 ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं? 20। कितने हो गए? 60 to 65 DAS, डे आफ्टर सोविंग। आया समझ में? नेक्स्ट 4 नंबर। जॉइंटिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेज कौन सी है अभी? नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी फिर अपनी फ्लोरिंग। फ्लोरिंग स्टेज। फ्लोरिंग स्टेज फिर 20 ऐड करना है आपको। कितने हो गए अभी? 80 to 85 डे आफ्टर सोविंग। 80 to 85 डे आफ्टर सोविंग। आया समझ में? नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर कौन सी होगी भी? मिल्किंग। कौन सी स्टेज है? मिल्किंग। मिल्किंग में फिर आप ऐड करो 100 to
105 डे आफ्टर सोइंग। आ गया समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट फिर देखो 6 नंबर। 6 नंबर में आपको क्या करना है, मिल्किंग के बाद में कौन सी आएगी ना, DOUGH स्टेज। कितने दिन बाद में 122 125 DAS डे आफ्टर सोइंग। अब मेरे को ये बताओ, जब आप पढ़ोगे हार्वेस्टिंग, कटाई पढ़ोगे, तो हार्वेस्टिंग टाइम कितना होता है अभी वीट क्रॉप का? यहाँ से निकल गया 125 डे आफ्टर सोइंग हार्वेस्ट कर लेना चाहिए अपने क्रॉप को, या 120 डेज आफ्टर बाद में। 6 क्रिटिकल स्टेज है। 6 क्रिटिकल स्टेज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है, और इनमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम शायद 2016 में, क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन ऑफ क्रिटिकल स्टेज एंड एनी 2 क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट डिस्क्राइब करना था। 2 पर कोई भी 2 इनमें से आप ले सकते हो और उनके ऊपर कर सकते हो। आपको पता क्या होना चाहिए, एक तो क्रिटिकल स्टेज का नाम पता होना चाहिए और कितने दिन बाद में। ये 2 बातें अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही 2 बातें आपको नोट करनी है, सिर्फ शॉर्ट में लिखो। नोट्सों के अंदर मेरा अच्छे तरीके से रिटर्न किया हुआ है, इनसे संबंधित सिर्फ अपने को समझने की जरूरत है कि हाँ कौन सी स्टेज कब आएगी। आया समझ में? CRI दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट है CRI स्टेज, सारू। अब नॉर्मल भाषा में सुनो, सारू पहली पोत के बनेगी, जड़ बनेगी। सारू पहली पोत के बनेगी, जड़, जगह नाम के दे दियो ने CRI क्राउन रूट इंटेंशन। आई समझ में? सेकंड स्टेज कौन सी बनेगी, टिलर निकलेगा। टिलर बोले हिंदी में जुकन कले, तो कौन सी स्टेज होगी, टिलरिंग स्टेज होगी। थर्ड स्टेज कौन सी आती है अभी, थर्ड स्टेज आती है जॉइंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। बन के नाम दे दियो जॉइंटिंग स्टेज। 4 नंबर पर उस ईयर में क्या बने, फूल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बेन नाम दे दियो आप फ्लोरिंग स्टेज। फिर 5 नंबर पर कौन सी स्टेज आएगी, 5 नंबर पर अपनी स्टेज आओगी कौन सी, मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग दाना मिल्क बनना स्टार्ट है जो बन के दे दियो मिल्किंग स्टेज। लास्ट स्टेज कौन सी आएगी, जो कि पकाऊ अवधि वाली स्टेज आ गई अपनी, ठीक है, रब स्टेज। ये 6 क्रिटिकल स्टेज है, 100% पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि एक फार्मर है और उसके पास में 1 इरिगेशन है, एक इरिगेशन है, तो वो कौन से क्रिटिकल स्टेज पर इरिगेशन करेगा भाई, बताओ मेरे को आंसर। मान लो वन फार्मर मान लो एक फार्मर है, उसके पास में एक इरिगेशन है, तो वो कौन सी क्रिटिकल स्टेज पर इरिगेशन करेगा, ध्यान रखना CRI स्टेज पर। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आपसे कभी कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट क्रॉप, तो कौन सी क्रॉप है अभी, कौन सी स्टेज होगी, CRI स्टेज होगी। ये CRI स्टेज इंपॉर्टेंट है। और एक बार डायरेक्ट पूछा गया है कि CRI स्टेज इज विच रिलेटेड क्रॉप, कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, वीट क्रॉप से रिलेटेड है। कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है भाई, वीट क्रॉप से रिलेटेड है। ओके, तो CRI स्टेज। ये 6 क्रॉप क्या 6 क्रिटिकल स्टेज अपने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना वीड कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना, वीड कंट्रोल का। उसमें देखेंगे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट अपना भी वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल में मैंने आपको पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू सीजन, आपको सीजन का पता होना चाहिए भी। अगर सीजन का पता नहीं है तो अपने कुछ नहीं कर सकते। अब मैं ये बोलूं कि वीट है, वीट एक रबी सीजन की क्रॉप है भी। अगर आपने यहाँ पर वीड में सबसे पहले खरीफ सीजन के वीड लिख दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। आपसे पूछ लिया कि एनी 2 वीड ऑफ रबी सीजन, कोई 2 रबी सीजन के वीड के नाम रिटर्न करने हैं आपको। और अगर आप खरीफ के कर रहे हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वीड है वो रबी सीजन का है और कौन सा खरीफ का सीजन का है। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो अपने याद करने का तरीका है वो है एक प्रैक्टिकल तौर पर। अब कौन सा सीजन चल रहा है, अब चल रहा है जी खरीफ सीजन। अब कौन सा सीजन चल रहा है, खरीफ सीजन चल रहा है। और खरीफ सीजन में आपको क्या करना है, खरीफ सीजन में आपको जो खरीफ में वीड उगेंगे, जो ग्रो करेंगे, उन वीड की पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है आपको। और फिर रबी सीजन में आप जाओगे तो रबी सीजन में आपको पता चलना चाहिए कि वीट की क्रॉप है, बार्ले है, मस्टर्ड है, ग्राम है, उन क्रॉप में कौन सा वीड ग्रो कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा अभी। तो वीड कंट्रोल में देखो, वीट इज ए रबी सीजन क्रॉप, वीट इज ए रबी सीजन क्रॉप, सो ऑलमोस्ट रबी सीजन वीट ग्रो इन वीट क्रॉप, बथुआ,
बथुआ, फिलेरिस माइनर, वाइल्ड स्पिनिच, कर्सनील, ये सारे के सारे क्या है, रबी सीजन के वीट है। और कौन सी क्रॉप के वीट है? अभी कौन सी क्रॉप के वीट है? कौन सी क्रॉप के वीट है ये बताओ? रबी सीजन के हो गए और वीट के हो गए भी, रबी सीजन और वीट के हो गए। तो फिलेरिस माइनर ये हो गया अभी, फिलेरिस माइनर है, इसको मेमेंक्री वीड भी बोला जाता है, नकलची खरपतवार बोला जाता है इसको। मतलब मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सिमिलर होता है, समान दिखता है मेन प्लांट के, जैसे वीट है वीट के समान दिखेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फिलेरिस माइनर, नकलची वीड। इसको मैंने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, नोट्सों में आपके डिवाइड नहीं है, नोट्सों में डायरेक्ट थ्योरेटिकल रूप में है। एक तो होता है अभी नैरो लीफ, एक होता है ब्रॉड लीफ। ये तो है नैरो लीफ, ध्यान रखना, नैरो लीफ, और ये है ब्रॉड लीफ। ब्रॉड लीफ समझ जाना ये आप, नैरो लीफ एंड ब्रॉड लीफ। नैरो लीफ और ब्रॉड लीफ का मीन ये हो गया, जैसे ये लीफ है, ये लीफ होगी, ये मैं क्या बोलूँगा इसको बोलूँगा मैं नैरो लीफ। और एक ये लीफ है इस प्रकार से, और इस प्रकार से, इसको मैं क्या बोलूँगा? ब्रॉड लीफ बोलूँगा। आया समझ में? तो फिलेरिस माइनर है, ये कौन सा वीड है? अभी नैरो लीफ वीड है, संकरी पत्ती जिसको बोलते हैं। और वाइल्ड स्पेनिच हो गया, कर्सनील हो गया, और बथुआ, ये कौन सा है? ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो अपने यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? भी वीडीसाइड, वीड है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? वीडीसाइड यूज करते हैं, वीडीसाइड यूज करते हैं। तो वीडीसाइड यूज करेंगे तो कौन सा वीडीसाइड है वो कौन से के लिए यूज करेंगे? जैसे कि नैरो लीफ के लिए कौन सा करेंगे और ब्रॉड लीफ के लिए कौन सा करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो फिलेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए अपने आइसोप्रोटीरोन का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फिलेरिस माइनर। इसको मेमेंक्री वीड भी बोला जाता है, नकलची खरपतवार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अपने पास एक वीट का पौधा है और ये एक है फिलेरिस माइनर का। किसका है? फिलेरिस माइनर का। ये फिलेरिस माइनर का है और ये एक वीट का पौधा है, वीट का प्लांट है। अब इस वीट प्लांट, ये वीट प्लांट है, इस वीट प्लांट को आप देखोगे तो, और इसको देखोगे आप फिलेरिस माइनर को, तो इसकी मॉर्फोलॉजी और इसकी मॉर्फोलॉजी आपको क्या देगी? सिमिलर दिखाई देगी, समान दिखाई देगी। किसकी? फिलेरिस माइनर की वीट के समान दिखाई देगी, इसलिए इसको बोला है मेमेंक्री वीट, नकलची खरपतवार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नकलची खरपतवार। मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है ये। तो यहाँ पर अपने किसका प्रयोग करेंगे? आइसोप्रोटीरोन 750 ml पर हेक्टेयर, पर हेक्टेयर 30 to 35 डे आफ्टर सोइंग स्प्रेइंग। बुआई के 30 से 35 दिन बाद में अपने को क्या करना चाहिए? स्प्रे करना चाहिए। किसका? आइसोप्रोटीरोन का 750 ml पर हेक्टेयर। एंड सल्फोसल्फ्यूरोन 20 to 25 ग्राम पर हेक्टेयर 30 to 35 डे आफ्टर सोइंग। आया समझ? ये आइसोप्रोटीरोन है प्रेजेंट टाइम में बैन हो चुका है अभी। क्यों हुआ बैन? क्योंकि जो वीट की क्रॉप है, गेहूं की जो फसल है, वो इसके प्रति टोलेंट हो चुकी है, सहनशील हो चुकी है। मान लो वही बात है कि अगर एक व्यक्ति लगातार किसी चीज का सेवन करता है तो उसके प्रति वो क्या हो गया? सहनशील हो गया, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आजकल के टाइम में बहुत होता है ऐसे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि वही बात है, आइसोप्रोटीरोन है, इस आइसोप्रोटीरोन को वीट की फसल में लगातार प्रयोग करने से क्या हो गया? अभी इस फसल पर इसका प्रभाव न के बराबर हो गया। इसलिए यहाँ पर 2 वीडीसाइड और आए, 2 खरपतवारनाशी और आए। एक तो आया था सल्फोसल्फ्यूरोन और एक आया था मेटासल्फ्यूरोन। अब इनकी मात्रा याद करनी है अपने को, अमाउंट याद करना है। सल्फोसल्फ्यूरोन की 20 to 25 ग्राम पर हेक्टेयर एंड मेटासल्फ्यूरोन 5 ग्राम, 4 to 5 ग्राम। ठीक है, 4 to 5 ग्राम पर हेक्टेयर। ओके, तो सल्फोसल्फ्यूरोन। और सेकंड है अपना ब्रॉड लीफ। जैसे ये वीड है, अभी बथुआ है, बथुआ ब्रॉड लीफ है और मोस्टली वीट का मेजर वीड माना जाता है, मुख्य वीड माना जाता है ये। 2,4-D 750 ml पर हेक्टेयर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या आ गया? मेटासल्फ्यूरोन 4 to 5 ग्राम पर हेक्टेयर। 2,4-D की फुल फॉर्म पूछ लेता है अभी कई बार, आप रिटर्न कर लेना इसके। वैसे तो शायद आपको पता होगी, शायद मैंने 11th क्लास में रिटर्न करवाया था। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। क्या नाम है अभी? 2,4
डाई क्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, ये एक बार एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पूछी गई थी। देखो एग्रीकल्चर की है लेकिन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पूछी गई, क्योंकि अपनी जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है, सिमिलर है, समान है। तो अपने नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे भी कि यूज द 2,4-D 750 ml पर हेक्टेयर आफ्टर द 30 to 35 डे आफ्टर सोविंग। इसका यूज भी कब करेंगे, 30 to 35 डे आफ्टर सोविंग, 30 to 35 डे आफ्टर सोविंग्स फॉर ब्रॉड लीफ। ब्रॉड लीफ क्या हो गया अभी यहाँ पर, बथुआ कर्शनील हो गया, ये ब्रॉड लीफ है, ब्रॉड लीफ वीड्स। एंड आइसोप्रोट्यूरॉन एट द रेट ऑफ 750 ml पर हेक्टेयर 30 to 35 डे आफ्टर सोविंग फॉर कंट्रोल द फ्लेरिस माइनर, जो क्या है, नेरो लीफ है। अभी ये आपको नोट्सों में रिटर्न किया हुआ है, अच्छी तरीके से मिल जाएगा, आप रिटर्न कर लेना, और मैंने समझा दिया आपको किस तरीके से याद करना है। फिर नोट लगा के रिटर्न किया हुआ है कि देखो क्या है कि प्रेजेंट टाइम फ्लेरिस माइनर्स इज टोलेरेंट टू आइसोप्रोट्यूरॉन। मैंने बताया था ना, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि ये आइसोप्रोट्यूरॉन है, ये व्हीट क्रॉप के प्रति या फ्लेरिस माइनर के प्रति क्या हो चुका है, टोलेरेंट हो चुका है, सहिष्णु हो चुका है। तो टोलेरेंट टू आइसोप्रोट्यूरॉन वी डिसाइड सो वी यूज सल्फोसल्फ्यूरॉन एंड मेटासल्फ्यूरॉन। वी यूज मेटासल्फ्यूरॉन्स 4 to 5 ग्राम पर हेक्टेयर एंड सल्फोसल्फ्यूरॉन 20 to 25 ग्राम पर हेक्टेयर। ये आपको यूज करना है भाई। एक तो बात ये याद रखना, सीधी सी बात ये है कि एक तो नेरोलिफ वीड कौन कौन से हैं और ब्रॉडलीफ वीड कौन कौन से हैं। जब अपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे वीड का, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये वीड का चैप्टर है। वहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन रबी सीजन, खरीफ सीजन, नेरो लीफ, ब्रॉड लीफ है, इस अकॉर्डिंग टू पैरासिटिज्म के आधार पर भी, परजीविता के आधार पर भी उनको अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर वीड कंट्रोल में अपने को क्या करना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। कौन सा वीडिसाइड किसके लिए प्रयोग करना है आपको, नेरो लीफ वीड कौन कौन से हैं, ब्रॉड लीफ वीड कौन कौन से हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ तक शायद समझ में आपके आ गया होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देखना, फर्स्ट FIM इस प्रकार से रिटर्न करना है आपको। क्लास 11th में आपका किया हुआ है, अच्छी तरीके से मेरा बताया हुआ है किस प्रकार से आपको रिटर्न करना है। NPK एंड ZN जिंक, FIM फार्म यार्ड मैन्योर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, ये क्या है, एलिमेंट है, ये तत्व है। लेकिन अपने को सोर्स क्या चाहिए यहाँ पर, इसके लिए चाहिए भी यूरिया, इसके लिए क्या चाहिए आपको DAP, ये बताया हुआ है मेरा। और इसके लिए क्या चाहिए भी आपको MOP, और इनके लिए क्या चाहिए आपको ZnSO4 जिंक सल्फेट। आया समझ में क्या, डिटेल से आगे बताएंगे अपने जब अपने फर्टिलाइजर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के लिए यूरिया, फास्फोरस के लिए DAP, पोटास के लिए MOP और जिंक के लिए ZnSO4। अब कितनी अमाउंट डालेंगे अपने, कितनी अमाउंट डालते हैं देखो। FIM की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, FIM कितना होना चाहिए 20 to 25 टन पर हेक्टेयर, 20 to 25 टन पर हेक्टेयर FIM यूज रहना चाहिए। नाइट्रोजन 120 kg पर हेक्टेयर, 120 kg पर हेक्टेयर। फास्फोरस 80 kg पर हेक्टेयर, 80 kg पर हेक्टेयर। एंड पोटास 60 kg पर हेक्टेयर, एंड पोटास 60 kg पर हेक्टेयर। ओके, जिंक सल्फेट 25 kg पर हेक्टेयर, 25 kg पर हेक्टेयर। आया समझ में, ये अमाउंट है भाई। FIM 20 to 25 टन पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 120 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 80 kg पर हेक्टेयर, पोटास 60 kg पर हेक्टेयर, एंड जिंक 20 kg पर हेक्टेयर। ओके, यहाँ तक शायद आपके
समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो, मैंने लास्ट ईयर आपको ये बताया था कि बिफोर सोइंग आपको क्या यूज़ करना है और आफ्टर सोइंग आपको क्या यूज़ करना है और किस प्रकार से आपको यूज़ करना है, अगर याद है तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इज रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू सोइल टेस्ट इन व्हीट क्रॉप। द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर गिवन इन व्हीट क्रॉप 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस, 40 kg पोटास एंड 20 to 25 टन FYM यूज़ करना है अभी। मोस्टली डेफिशिएंसी ऑफ जिंक शोइंग इन व्हीट क्रॉप, सो 25 kg पर हेक्टेयर आपको क्या यूज़ करना है, जिंक का यूज़ करना है। अब देखो, एट द सोइंग टाइम हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन, कंप्लीट क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस, पोटास, FYM एंड जिंक। ये बात याद रखनी है भाई। देखो, नाइट्रोजन की तो आपको कितनी अमाउंट डालनी है अभी, हाफ डालनी है, ठीक है। और FYM, फास्फोरस, पोटास, जिंक, इनकी आपको फुल क्वांटिटी कब डालोगे आप, बिफोर सोविंग। ये मेरा लास्ट ईयर रिटर्न करवाया हुआ है। और जो अपने पास बचा क्या, अपने पास बच गया अभी नाइट्रोजन हाफ डोज 30 to 35 डे आफ्टर सोविंग यूज़ करनी है। किसके साथ में यूज़ करोगे भी, इरिगेशन के साथ में, जिसको अपने क्या बोलेंगे, फर्टिगेशन। उसको क्या बोलते हैं अपने, फर्टिगेशन। डेफिनेशन मेरी रिटर्न करवाई भी, आपको याद है तो पहले अपने को ये याद होना चाहिए। FYM 20 to 25 टन पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 120 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 80 kg पर हेक्टेयर, पोटास 60 kg पर हेक्टेयर एंड जिंक 25 kg पर हेक्टेयर। 25 kg पर हेक्टेयर यूज़ करनी है आपको जिंक सल्फेट। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में इतना हो गया। अभी आपको FYM, फास्फोरस, पोटास, जिंक बिफोर सोविंग आपको फुल डोज डालनी है, और नाइट्रोजन की आपको हाफ डोज बिफोर सोविंग एंड हाफ डोज है आफ्टर सोविंग 30 to 35 डे आफ्टर सोविंग इरिगेशन के साथ में आपको मिलानी है। ठीक है, अभी आज के वीडियो के अंदर अपना इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे डिजीज, इंसेक्ट एंड हार्वेस्टिंग।